नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा है और सत्र के दूसरे दिन कई ध्यान आकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कुछ प्रस्तावों को मंजूरी मिली है तो कुछ प्रस्ताव नामंजूर कर दिए गए हैं और सदन की कार्रवाई बुधवार सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित की गई। वहीं सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कहा कि इस बार ई विधानसभा के जरिए ये सत्र आयोजित किया गया है और ऐसा करने वाले हरियाणा देश का तीसरा राज्य बन गया। इस बार हमने ड्यूल मोड में विधानसभा चलाई है और 4 घंटे के बजाय 6 घंटे की सत्र की अवधि शुरू की गई है और कॉमनवेल्थ खेलों के विजेताओं को हमने 1.5 करोड़ रुपए, स्वर्ण पदक जीतने वालों को 75 लाख रुपए, रजत पदक जीतने वालों को और 50 लाख रुपए कांस्य पदक के जीतने वालों का फैसला लिया। इसके अलावा ओलंपिक की तर्ज पे भी चौथे स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को भी 15 लाख रुपए हम सम्मान स्वरूप देने वाले हैं। एक तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसी प्रकार की विधानसभा की व्यवस्था इस बार की गई है। देश भर में वैसे तो 19 विधानसभाओं ने और एमओयू किया है, लेकिन तीसरी विधानसभा हमारी है कि जो कंप्लीट ई विधान के नाते से और एक ऐप बना करके उसको चालू किया गया है। बहुत अच्छे उसके अनुभव हैं, विधायक उसको सीख भी रहे हैं, उसके अनुसार काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार दोनों तरह से ही उसको ई सिस्टम से भी और फिजिकली भी, जैसे पहले चलता था, दोनों तरह से चलाया जा रहा ताकि किसी विधायक को कठिनाई ना आए। की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसी प्रकार की विधानसभा की व्यवस्था इस बार की गई है। देश भर में वैसे तो 19 विधानसभाओं ने और एमओयू किया है, लेकिन तीसरी विधानसभा हमारी है कि जो कंप्लीट ई विधान के नाते से और एक ऐप बना करके उसको चालू किया गया है। बहुत अच्छे उसके अनुभव हैं, विधायक उसको सीख भी रहे हैं, उसके अनुसार काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार दोनों तरह से ही उसको ई सिस्टम से भी और फिजिकली भी, जैसे पहले चलता था, दोनों तरह से चलाया जा रहा ताकि किसी विधायक को कठिनाई ना आए। की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसी प्रकार की विधानसभा की व्यवस्था। उधर मानसून सत्र का दूसरा दिन भी काफी ज्यादा हंगामेदार रहा है और सत्र के दूसरे दिन कई विधायकों की ओर से नूह के ताबड़ू में अवैध खनन रोकने और डीएसपी के डंपर से कुचलने की हत्या से संबंधित ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया। इस पर चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान साल 2015 और 16 से लेकर 2021-22 तक के 7 सालों में खनन से 4,660 करोड़ रुपए का राजस्व आया है, जबकि पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान साल 2005 से लेकर 14 तक केवल 1,268 करोड़ रुपए का ही राजस्व आया था, जबकि हमारे कार्यकाल में लगभग 600 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का राजस्व आता नजर आया है। मानसून सत्र का ये दूसरा दिन जो था वो स्थगित हो गया है। कार्रवाई जो है वो आगे के लिए स्थगित कर दी गई है और खनन पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया। 600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव लाया गया, यानी कि राजस्व के अंदर 600 करोड़ रुपए आए हैं। ये मानसून सत्र के अंदर सीएम मनोहर लाल अपने संबोधन में बताते हुए नजर आए हैं। ये आपके समय में जो बंद थी वो सन 2012, 13, 14 में बंद थी। 5 से लेकर के 2014 तक 1267 करोड़ रुपया कुल मिला के आया। ये है 9 सालों का हिसाब। 9 सालों में 1267 यानी 130 करोड़ रुपया प्रति वर्ष। और हमने 2015 से 14-15 तो इन्हीं का माना जाएगा क्योंकि हम तो नवंबर में आए थे, इसलिए 15 के बाद 16 से 15-16 ऑनवर्ड्स और ये 22 यानी 21-22 तक ये 7 साल हो जाते हैं। 7 साल में 4660 करोड़ रुपए रेवेन्यू आया है, अर्थात 900 कितना हुआ 650 करोड़ रुपया। अध्यक्ष जी लहजे में कसक और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के खाते खराब हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। ये आप
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान सदन को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने नूह के ताबड़ू में डीएसपी की हत्या के मामले में कहा कि एक भी दोषी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में गहनता से कार्रवाई की जा रही है और सारे हरियाणा की बिना नंबर की गाड़ियों को पकड़ने के निर्देश भी जारी कर दिए गए, क्योंकि जितना भी अपराध हो रहा है वो बिना नंबर के अवैध नंबर वाली गाड़ियों के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने गाड़ियों को बरामद करने और उनकी जांच करने के भी आदेश दिए और इन गाड़ियों को जो भी वैध और नियमानुसार पंजीकृत गाड़ियां होंगी उन्हीं को छोड़ा जाएगा और जो चोरी की होंगी उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी आगे की जाएगी। कहा कि जितनी बिना नंबर की गाड़ियां हैं सारी पकड़ लो, और खाली वहां का नहीं कहा, नूह का नहीं कहा, मैंने सारे हरियाणा का कहा। मैंने कहीं पर भी बिना नंबर की गाड़ी है, क्योंकि जितना क्राइम हो रहा है, जितना क्राइम हो रहा है वो बिना नंबर की गाड़ियों में हो रहा है। हम कार्रवाई करेंगे और जो गाड़ियां हमने वहां से बरामद की हैं हम उनकी भी जांच कर रहे हैं कि कितनों के ओरिजिनल मालिक है, कितनी चोरी की है। जो ओरिजिनल होंगे हम वापस कर देंगे, जो चोरी की होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो वहीं पर तोशाम में जजपा पार्टी की प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने तोशाम के बीरा गांव के शहीद हुए अमित कुमार की प्रतिमा पर अनावरण किया है और इस अवसर के मौके पर महासचिव ने कहा कि शहीदों की प्रतिमा का अनावरण करना उनके लिए सौभाग्य की बात। शहीद अमित कुमार का बलिदान देश के लिए अमूल्य है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है और धीरे धीरे सभी नेता इस पार्टी को छोड़ देंगे। उन्होंने ये दावा किया है एक दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस को छोड़ने वाले हैं और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के बयान पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सपने देखने का अधिकार सबको होता है और सपने देखने में कुछ भी बुराई नहीं होती, फिर भी गठबंधन धर्म बड़ा है और शालीनता से इसे निभाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है और बस कांग्रेस के उम्मीदवारों को छोड़कर ये बात लागू होती है। इस अवसर पर दिग्विजय चौटाला ने ग्रामीणों की समस्या सुनी और उन्हें जल्द समाधान का वादा भी किया है। गांव के अंदर 2 वर्ष पहले शहीद हुए हमारे भाई अमित कुमार जी की मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम था। ये मेरा सौभाग्य है एक नौजवान होने के नाते कि हमें उस महान आत्मा को नमन करने का अवसर मिला, उनकी याददाश्त पे उनकी प्रतिमा को स्थापित करने का अवसर मिला और नौजवान पीढ़ी जो गांव की और क्षेत्र की है उससे इंस्पिरेशन मिले, उसके लिए उनकी एक श्रद्धांजलि सभा आज रखी गई थी। उस कार्यक्रम में शामिल हुए और कई गांवों में सुख दुख में शामिल हुए। ये जलपान के कार्यक्रम थे उसमें आज शामिल हुए और शाम हमारा परिवार रहा है स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के समय से और आज चौथी पीढ़ी हमारा तो यहाँ पे घर घर से नाता है, पारिवारिक नाता है और सदैव शामिल होते हैं, आज भी आए हैं। इसके अलावा और कई कार्यक्रम है भिवानी की तरफ होकर। उधर कांग्रेस ने आजादी के 75वें वर्ष को लेकर हर जिले के अंदर 75 किलोमीटर की यात्रा का लक्ष्य तय कर लिया है और इसी कड़ी में सोहाना, गुरुग्राम सहित चारों विधानसभा के अंदर पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा में कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने कहा कि महात्मा गांधी ने 9 अगस्त को अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और 15 अगस्त को देश के अंदर पूर्ण रूप से आजादी मिल गई थी। इसलिए 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पैदल यात्रा का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि इस बार आजादी का 75वां महोत्सव है और इसका आयोजन हर विधानसभा स्तर पर किया जा रहा है। देखिए 9 अगस्त को मैंने अभी भी बताया कि 9 अगस्त को कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ आगाज किया था। वो हमारा 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ था और 15 अगस्त को अंग्रेज भारत छोड़ गए थे। हमें आजादी का घोषणा हमारी पूरी तरह से हो गई थी। तो आज 75वां क्योंकि हमारा ये उपलक्ष्य आजादी का आया है, तो कांग्रेस पार्टी ने हर जिले में कम से कम 75 किलोमीटर की यात्रा रखी है। हर घर तिरंगे का जो अभियान उन्होंने चलाया वो हर घर तिरंगे का अभियान नहीं है, वो 25 रुपए में तिरंगा बेच रहे हैं। उन्होंने इसमें भी बिजनेस चला दिया, इसमें भी उन्हें पैसा चाहिए, कमाई चाहिए। आप देखो, आप शुरू से उन्होंने क्या किया, उन्होंने देश को बेच दिया। अब आप ये देखो, उन्होंने तिरंगे को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने 25 रुपए में तिरंगा बेच दिया। तिरंगे के लिए हमारे जवान
बॉर्डर पे लड़ाई लड़ते हैं, अपनी जान गंवाते हैं, सारी जिंदगी बॉर्डर पे रहते हैं, अपने परिवार का मुंह नहीं देखते, उस तिरंगे में उनके लिए सबसे बड़ा मान होता है उस तिरंगे में लिपट के आना। और ये बीजेपी सरकार उस तिरंगे की मर्यादा को भंग कर रही है, 25 रुपए में बेच रही है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये हमें क्या सिखाएंगे? तो वहीं पर कांग्रेस के नेता विजय प्रताप ने आजादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाली है, जिसमें भारी संख्या के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। ये तिरंगा यात्रा विधानसभा क्षेत्र के हर मुख्य सड़क से गुजरती हुई नजर आई और जहां लोगों ने उनका अभिनंदन भी किया। यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले 15 अगस्त को आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और ऐसे में आजादी के लिए जिन महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जानों को कुर्बान किया है और जेलों में रहकर तमाम प्रताड़नाएं झेली थी, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते। उन्होंने कहा कि इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम भारत जोड़ो अभियान भी कर रहे हैं। ये फरीदाबाद की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है और 75वें आजादी अमृत महोत्सव को मनाते हुए नजर आए। लोगों ने तिरंगा यात्रा का अभिनंदन भी किया है और साफ तौर पर बड़खड़ विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा को लेकर ये प्रयास किया गया है कि लोगों को ये बताया जाए कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे बड़े थे, जिन्होंने इस देश को आजाद होने के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया है, उनका बलिदान कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये मैसेज जो है फरीदाबाद के साथ साथ हरियाणा और पूरे देश में जो है जाना चाहिए। उधर आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगे में लगाने के लेकर रैलियां जो है वो लगातार निकल रही हैं और आंगनबाड़ी वर्करों ने कस्बे में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को हर घर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया। सुपरवाइजर गरिमा शर्मा ने कहा कि हमारा तिरंगा हमारे देश की शान है और हम कभी भी तिरंगे को झुकने नहीं देंगे। कॉमनवेल्थ खेलों के अंदर हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों ने विदेश में तिरंगा लहराकर पूरे देश का मान बढ़ाया है और सरकार की ओर से चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के लिए आंगनवाड़ी वर्करों ने रैली भी निकाली। इस तिरंगे की शान को लेकर बॉर्डर पर सेना के जवान हमारी रक्षा करते हैं और जब वो देश के लिए शहीद हो जाते हैं तो इस तिरंगे में लिपटकर अपनी अंतिम यात्रा भी पूरी करते हैं। हमारा जैसे आंगनवाड़ी वर्करों के साथ हम गली गली में जाकर और आजादी के 75वें वर्षगांठ जो मनाई जा रही है तो उसके लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई आप अपने घर पे भी झंडा लगाएं और देशभक्ति की भावना हर घर में होनी चाहिए, हर व्यक्ति में होनी चाहिए। उधर भिवानी की बेटी नीतू घनसन ने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर 48 किलोग्राम भार वर्ग गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया है और साथ ही बेटियों का ये मान भी बढ़ाती हुई नजर आई। जीत पर जश्न मनाते हुए परिजनों और खेल प्रेमियों ने नीतू घनसन का शहर में विजय जुलूस भी निकाला और साथ ही जगह जगह पर नीतू को लड्डू खिलाकर और फूल मालाओं के साथ सम्मानित किया गया। इस दौरान गोल्डन गर्ल नीतू ने अपने गोल्ड से पूरे देशवासियों को समर्पित कर दिया और गोल्ड जीतने का श्रेय अपने परिजन और कोच जगदीश को दिया है। ये भिवानी की बेटी है जहां पर जीत गोल्ड के बाद जो है लगातार स्वागत किया जा रहा है और भिवानी के अंदर लोग जो है बड़े ही उत्साह के साथ इस बेटी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। शहर के अंदर विजय जुलूस निकाला गया है और लोगों के अंदर काफी खुशी है कि इस बेटी ने जिस तरह से नाम रोशन किया है और भी आने वाली पीढ़ियां और भी आने वाली बच्ची इसी तरीके से देश के लिए गोल्ड लेकर आए और गोल्ड से इस देश को गर्व महसूस करवाएं। उधर कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अंदर भारतीय खिलाड़ियों का डंका बजा है और भारत की झोली में कुल 21 मेडल आते हुए नजर आए। पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर बना रहा और वहीं पर राष्ट्रीय खेल 2022 के अंदर प्रदेश के खिलाड़ियों ने खूब कमाल करके दिखाया। अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि राष्ट्रीय मंडल खेलों में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल किस खेल में जीता है। स्वर्ण पदक
बजरंग पूनिया ने कुश्ती में जीता है। दीपक पूनिया ने भी कुश्ती में ये स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर हरियाणा के पदक वीरों के नाम ये आपको बता रहे हैं। नवीन मलिक ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता, यानी कि एक बड़े पैमाने के ऊपर जो गोल्ड है वो जीतते हुए हमारे योद्धा नजर आए हैं। और रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर हरियाणा के पदक वीर हैं ये, जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। नीतू घास ने बॉक्सिंग के अंदर जो है वो गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जो है जीता है। और साथ ही साथ अमित पंघाल ने भी बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय खेल मंडल हरियाणा के ये पदक वीरों के आपको नाम बता रहे हैं। सुधीर ने पैरा हैवी पावर लिफ्टिंग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। रजत पदक अंशु मलिक ने कुश्ती में जीता। ये रजत पदक विजेता हैं अंशु मलिक, जिन्होंने कुश्ती में ये रजत पदक जीता है। सागर ने बॉक्सिंग में रजत पदक जीता है। शेफाली वर्मा ने भी महिला क्रिकेट टीम में ये रजत पदक राष्ट्रीय मंडल खेलों में जीतकर आई है। और हरियाणा के ये तमाम वीर योद्धा। पूजा सेहाग ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता, यानी कि जो कांस्य पदक विजेता है उनमें पूजा सेहाग का कुश्ती में नाम आता है। और इसके बाद पूजा गहलावत कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं। दीपक नेहरा ने भी कुश्ती में कांस्य पदक हासिल किया है और इस देश को कांस्य पदक से गर्व का पल जो है वो महसूस करवाया। मोहित गिरेवाल ने भी कुश्ती के अंदर कांस्य पदक जीता है। राष्ट्रीय मंडल खेलों के अंदर हरियाणा के पदक वीर हैं ये तमाम लोग। और जैस्मीन ने बॉक्सिंग के अंदर जो है ये कांस्य पदक जीता है। और जैस्मीन भी बॉक्सिंग के अंदर कांस्य पदक जीतती हुई नजर आई। और संदीप पूनिया ने पैदल चाल में कांस्य पदक जीता है। संदीप पूनिया ने पैदल चाल में कांस्य पदक जीता है। और साथ ही साथ सविता पूनिया ने महिला हॉकी टीम में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक में आगे ज्योति हैं, जिन्होंने महिला हॉकी टीम में भारत को कांस्य पदक दिलवाया। ज्योति ने महिला हॉकी टीम में कांस्य पदक जीता है। और साथ ही साथ मोनिका मलिक ने भी महिला हॉकी टीम में कांस्य पदक जीता है। निशा वारसी है, महिला हॉकी टीम में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसके बाद नेहा गोयल का नाम आता है, जिन्होंने महिला हॉकी टीम के अंदर कांस्य पदक जीता है। ये सब राष्ट्रीय मंडल खेलों के खिलाड़ी हैं और कांस्य पदक और सिल्वर के साथ साथ गोल्ड जीतकर आए। उदिता ने महिला हॉकी टीम में कांस्य पदक जीता है। उदिता ने भी महिला हॉकी टीम में कांस्य पदक जीता। और नवनीत ने महिला हॉकी टीम में कांस्य पदक जीता है। अब खबर पलवल से आ रही है, जहां पर सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव के अंदर धमाके से रहस्यमय परिस्थितियों के अंदर गायब हुए 13 साल के बच्चे का मामला जो है गरमाता हुआ दिखाई दिया है। और इस मामले को लेकर बच्चे के परिजनों ने लघु सचिवालय पर रोष प्रदर्शन भी व्यक्त किया। परिजनों का यह आरोप है कि एक संगीन मामले में लिप्त व्यक्ति ने बच्चे का अपहरण कर उससे फिरौती मांगी गई है। और वहीं प्रदर्शन कर रहे बच्चों के मां ने बताया है कि उसका बेटा प्रशांत 2 अगस्त को घर से लापता हो गया था। और साथ ही पीड़िता ने बताया है कि प्रशांत अपने दोस्त दीपेश के घर पहले दिन सोया था और इसके बाद से ही वो लापता है। और इस पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी ने यह कहा है कि पीड़ित महिला की शिकायत के अनुसार मामले को दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। सारी रात ढूंढा, कहीं पता ही नहीं लगा उसका कहाँ पे है। उसके बाद उसके घर गया 10 बजे जसोदा के, उसने फिर रोटी खिलाई है, छत पे सुलाया है। फिर उसको 4 बजे सुला के 4 बजे निकाला है। फिर उसने बाग में बिठाया है, बाग में बिठा के फिर उसका बच्चा घर आ गया है। वो नहा धो के ड्रेस पहन के स्कूल के बैग लेके फिर मेरे बच्चे को साथ लेके वो झट आ गया। 2 लड़कियां प्रशांत और दीपेश दोनों दोस्त हैं। 2 तारीख से ही घर से निकले हुए हैं, लेकिन हमें जो फर्स्ट टाइम जो इन्फॉर्मेशन दी है प्रशांत की मदर ने, वो 4 तारीख को शाम को दी है। 4 तारीख को शाम में ही हमने गाँव दी कोर्ट में गए हैं। वहाँ पर सिल्विस्टिक कृष्ण कुमार का एक लड़का है, उससे पूछताछ करनी की थी। और तत्पश्चात उसने बताया था कि 4 तारीख को सुबह खाना खाने के बाद में ही प्रशांत और दीपेश यहाँ से निकल गए थे। जब हमने दीपेश से पूछा, दीपेश ने बताया कि दोनों दोस्त ऑटो से डिवोर्स से ऑटो पकड़ करके आए थे सिविल हॉस्पिटल तक और सिविल हॉस्पिटल से मुझे गया।
तो उधर खबर गुरुग्राम से है, जहां पर शराब के ठेकों पर मारपीट का मामला निकलकर सामने आया है। फायरिंग और लूट की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। आपको बताएं कि लाठी डंडों से लैस आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने शराब के ठेके पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। और ताजा मामला बीते रविवार यानी कि 7 अगस्त देर शाम का बताया जा रहा, जहां गुरुग्राम के सेक्टर 7 से सटे इलाके में चलते शराबियों का हुजूम ठेके के बाहर मौजूद था और तभी लाठी डंडों से लैस बदमाशों ने ठेके में घुसे हैं और मौके पर मौजूद सेल्समैन से मारपीट करते हुए नजर आए। अचानक हुए इस हमले में कोई भी कुछ समझ नहीं पाया है और इससे पहले बदमाश गले का सारा कैश लेकर मौके से ही फरार हो गए। हम अपना सैल कर रहे होते, उस टाइम हमारा थोड़ा भीड़ ज्यादा होती है संडे वाले दिन, तो हमारा मतलब लाख से 2 लाख तक का हमारा मोटा मोटा कैश हमारा लाख से ऊपर 1.5 लाख से ऊपर हो गया था। और दोनों ऊपर 2 रैग होते हैं गुल्लक के, जिसमें 2 लाख से ऊपर हमारा कैश था। तो हम सेल कर रहे होते तो हमें नहीं पता चलता है कि कौन कहां से कहां नहीं आ रहा है। जो अपना सामान ले रहा है उन्हें हम सामान दे रहे हैं। तो हम बैठे हुए थे, हमारा गेट बंद था, अचानक से कुछ लोग आते हैं जो कुंडी खोल देते हैं। हाथ से ये खुल जाता है, जाल है, बाकी कितना तो सेफ है, पर ये हाथ से कुंडी से खुल गया। तो मुंह पे मास्क होता है, तौलिया वगैरह, रूमाल, तो एक के पीछे एक आते हैं जिनके हाथों में हथियार होते हैं, लठ होते हैं, वो पाइप भी थे उनके हाथों में। तो 10 से 15 लोग थे, आए, मारा पीटी करी, पूछी कि भाई कौन हो, कुछ जवाब नहीं था। जैसे आए वैसे मारना पीटना शुरू करे। एक के पास पॉलीथिन थी, उसने अपना मेरा ये गल्ला खोला और पैसे से सारे निकाले, बियर बोतल जो भी थी। वहां से भागते हुए नजर आए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां पर सेक्टर 25 के जलघर में बने वाटर टैंक के अंदर गाय गिर गई है और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर गाय को बाहर निकाला गया। आपको ये बताएं कि पिछले कई महीनों से जर्जर हालत के अंदर पड़े इस वाटर टैंक में पहले भी दर्जनों पशु अंदर गिर चुके हैं और इससे गिरने से इनकी मौत हो चुकी है। इस जलघर से पूरे सेक्टर 55 और इस कॉलोनी में पीने के पानी की सप्लाई दी जाती है और इससे खस्ता हालात को देखते हुए सेक्टर वासियों ने सेक्टर 25 जलघर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद भी नगर निगम की लापरवाही अधिकारी ना तो इस हालत में कोई सुधार कर पाए हैं और न ही आवारा पशुओं के गिरने का सिलसिला रुकता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक बूस्टर में हिंदी महाराज गिरे, हमने पूरी टीम हमारी आई, हमने यहाँ पर आकर देखा बूस्टर ऊपर से टूटा हुआ है पूरा। 3-4 जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं, बहुत ही बड़े बड़े हुए हैं, खराब हुआ पड़ा है, पूरी छत गिरी हुई है। उस गड्ढे में अंदर कम से कम 15 फुट नीचे पानी भरा हुआ और वहाँ पर नंदी महाराज गिर गए। हमारी पूरी टीम ने मिलकर करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद नंदी महाराज को बूस्टर से बाहर निकाल दिया। कुछ हमारे जो साथी हैं उनको हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं, क्योंकि बूस्टर में नीचे पानी भरा हुआ था, शरीर टूटे हुए थे और ऊपर भी बहुत ज्यादा दिक्कत थी, पेड़ों में भी लग गए थे, कुछ साथियों को हमारी चोट भी लगी हुई है। खबर अब पलवल से है, जहां पर होडल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने 64 किलोग्राम गांजे से भरे हुए कैंटर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता को हासिल कर लिया है और पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही। डीएसपी सज्जन सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि सोमवार की शाम को होडल अपराध जांच शाखा पुलिस की टीम हसनपुर चौक पर गश्त करती हुई मौजूद थी और तभी उन्हें सूचना ये मिली कि मथुरा से रहने वाले सूरज और संदेश रायपुर छत्तीसगढ़ से नशीला पदार्थ गांजा पत्ती की तस्करी कर रहे हैं। पुलिस का यह कहना है कि दोनों आरोपियों को अदालत के अंदर पेश कर दिया गया है और गहनता के साथ पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया। रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से और भी कई खुलासे पुलिस करवाने की संभावना बता रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक पलवल श्री राजेश दुकल जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में कल शाम को सीआईए होटल, जिनके पास नारकोटिक्स का भी चार्ज है, उसके सब इंस्पेक्टर एसआई अनीश कुमार के नेतृत्व में बिल्कुल सीआईए के सामने नाकाबंदी के दौरान कल 64 किलो 200 ग्राम गांजा पत्ती बरामद की है।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।